हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि है CET फॉर IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स फॉर BCom ऑनर्स एंड BBA स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्कीम और सिलेबस और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके माइंड में है, आज वो सारी क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली जो चीज़ है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए कि आपको अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना है तो आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए क्लास ट्वेल्थ में। आपके पास क्लास ट्वेल्थ में 6 सब्जेक्ट्स थे, आप कोई सी भी स्ट्रीम के थे, आप सारे मार्क्स को एग्रीगेट मिला करके अगर वो 50% के ऊपर आ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन इंक्लूड करना है या नहीं। सो उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन इंक्लूड करना है, जी हाँ, वो होगा इंक्लूड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो उसमें से फर्स्ट है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आगे मैं आपको सारी चीज़ों की थोड़ी सी ब्रीफ में बताऊंगा कि आगे आगे कौन कौन सी चीज़ें किस किस के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे जनरल इंग्लिश के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, पर एक बार हम लोग इनको स्टार्टिंग में परसेंटेज बेस पे देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें। तो जनरल इंग्लिश 25% आएगी आपके एग्ज़ाम में। अगला सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग, ये 25% आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन 35% आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आप इस पर अगर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जनरल अवेयरनेस 15%। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि क्या ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चे दे सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई सी भी स्ट्रीम के हैं आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप BCom और BBA में इंटरेस्टेड हैं तो। अगली बात जो है वो है कि इसमें जो एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए आपके पास टाइम होगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, जो कि है 150 मिनट्स। यानी हर क्वेश्चन के लिए आपके पास करीब करीब 1 मिनट होगा। देखिए, कहने की बात तो 1 मिनट की है, बट एग्ज़ाम इससे पहले भी कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी एग्ज़ाम होता है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आने वाली है, ठीक है। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके आगे आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ। आपका रिस्पॉन्स देखूंगा कमेंट बॉक्स में, लाइक्स आप भी देख करके अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। वेल, अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं। जनरल इंग्लिश के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो फर्स्ट है जनरल इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग चेक। मतलब आपको किसी भी चीज़ की स्पेलिंग दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकती है। तो फिर आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज़ करनी है। सपोज कीजिए बेड, BED, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन होगा ऊपर कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। और आपको ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेड का, वैसे तो इतना इजी वर्ड आएगा नहीं, पर इससे थोड़ा डिफिकल्टी वर्ड आएगा, पर वो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता, हाई डिफिकल्ट भी नहीं होता, आप कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपको बेड दिया है तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, जैसे BDE, BAD, BED, BID। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है उसमें से। और सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं, तो आपको बस ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। आगे मूव करते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कौन सा वर्ड जो है वो सबसे सटीक बैठेगा उस लाइन में। आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको एक वर्ड फिल करना होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होंगे, कोई भी 4 वर्ड दिए होंगे, आपको वो सेंटेंस में वो वर्ड फिट करना होगा कि कौन सा वर्ड जो है वो सबसे सुटेबल है उसके लिए, उस सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं एनोनियम्स एंड सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। एंटोनियम्स जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं और सिनोनियम्स जो होते हैं वो सेम सिमिलर मीनिंग वर्ड्स होते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा पहले भी। अपोजिट और सेम मीनिंग वर्ड्स जो होते हैं वो। आगे है एरर करेक्शन, मतलब कि क्या सेंटेंस में एरर है उसको करेक्ट करना। सपोज कीजिए आपको एग्जाम में कोई भी सेंटेंस दे दिया गया है, उसमें द लगा दिया गया है, द की जगह आना था, तो आप लोग एरर को करेक्ट कीजिए, ठीक है, ऐसे करके। फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि ब्लैंक्स को फिल कीजिए, उसमें क्या आएगा, द आएगा, आएगा, एन आएगा,
तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। ये जनरल इंग्लिश में आएगा। जनरल इंग्लिश में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाला है। अगर आप लोगों की इंग्लिश की ग्रामर ये सारी चीज़ें ईजी हैं, तो अगर आपकी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होने वाली हैं। आपको अगर इसके लिए प्रिपेयर करना है तो कोई भी 10th 11th 12th की कोई भी ग्रामर की इंग्लिश की बुक उठा लीजिए और पढ़ना थोड़ा मोड़ा शुरू कीजिए, और कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आ सकता है? सीरीज कंप्लीशन, और फिर ऑड मैन आउट। सीरीज कंप्लीशन होते हैं, इसके लिए आपके लिए मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, और कुछ ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो देखिए, एक क्वेश्चन है ABC रेशियो DEF रेशियो GHI रेशियो, अगला क्या होगा? तो आपको बहुत सिंपल है, अगर कोई भी बच्चा देखे तो क्या हो सकता है? ABC हो गया, DEF हो गया, GHI हो गया, तो अगला क्या हो सकता है? JKL। तो ये करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में। ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट मतलब अगर आपको एक और सीरीज ले लेते हैं, 2 4 9 और हम ले लेते हैं 8। अब कौन सा सबसे ऑड लग रहा है इसमें? ऑड ऑब्वियसली 9 है। मतलब ऑड आपको ऑड इवन के थ्रू नहीं देखना। ऑड मतलब सबसे अलग, यहाँ पे मतलब है जो सबसे अलग है, इस सीरीज में फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि सब 2 2 से बढ़ रहे थे। 2 बड़ा इसमें भी यहाँ पे 2 बढ़ना चाहिए था इसका। देखिए, तो इस हिसाब से ये जो 9 है ये उस सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा है। अगर हम इसके आगे एक और ले लें, 10 ले लें, तो ये इस 9 इस हिसाब से इस सीरीज में नहीं बैठ रहा है। क्या आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था। ठीक है, अगर हम लोग दो दो एवरेज निकाल लें, यहाँ पे इन दोनों का एवरेज निकाल लें, इन दोनों का एवरेज निकाल लें, तो 4 आना चाहिए। तो इस हिसाब से 9 जो है वो अलग बैठ रहा है। तो इस हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इंसर्ट मिसिंग नंबर, इसमें ही ऐसे ले लीजिए 2 4 डैश 8 10, तो अगला यहाँ पे डैश में क्या आएगा? वो 6 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगले देखिए, डाइज एंड क्यूब्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपने क्लास 11th 12th 10th 9th सब में डाइज से रिलेटेड और ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी रैंक आएगी, और आपके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं इस पॉइंट की वजह से, सिर्फ इंटरप्रिटेशन की वजह से, डाटा इंटरप्रिटेशन की। देखिए, इसमें क्या क्या आ सकता है? रेशियो एंड प्रपोर्शन आ सकता है। आपने क्लास 11th और 10th में भी रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा होगा। और रेशियो एंड प्रपोर्शन ऑब्वियसली यही चीज़ें होती हैं, 2/4 प्रपोर्शन, क्योंकि 2 जो है 2 रेशियो 4 प्रपोर्शन 4 रेशियो 8, तो ये बिल्कुल सेम प्रपोर्शन के हैं, ये प्रपोर्शन है। अब आपको ऐसा ही और कुछ दे दिया जाएगा, 3 रेशियो 6 प्रपोर्शन। अब यहाँ पे आपको ऊपर का दे दिया वो दे दिया, न्यूमरेटर दे दिया और डिनोमिनेटर फिल कीजिए। आपको सपोज कीजिए नहीं दे दिया 9, तो आपको डिनोमिनेटर फिल करना है। अब आप देख रहे हैं रेशियो 1/2 का हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 के हिसाब से होगा, तो यहाँ पे 18 आएगा। तो ये सारी चीज़ें रेशियो एंड प्रपोर्शन में आ सकती है। अगला देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रॉफिट और लॉस की डेफिनेशन भी पता होगी और सारी चीज़ें पता होगी। डाटा के हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लास 9th और 10th पे आपने पढ़ रखा है। इनकी फॉर्मूलेज को अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा और वहाँ पे बस वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। अगला है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी आपने क्लास 9th और 10th और 11th एंड 12th में पढ़ रखा है। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आपने 9th एंड 10th में पढ़ रखी है। ठीक है, और डेटा एनालिसिस में आपको बता दूं बहुत चीज़ आएंगी इसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे इससे। आपको बार ग्राफ आएगा, आपको पाई चार्ट आएगा, आपको डायग्राम दे दिए जाएंगे और आपको डाटा दे दिया जाएगा, और आपको दे दिया जाएगा जैसे कि एक स्कूल है उसमें सेक्शंस बहुत सारे दे दिए जाएंगे, ABCDEFG, इसमें से इतने बच्चे पास होते हैं, इतने बच्चे पास होते हैं, इतने बच्चे पास होते हैं, इतने फेल हो गए, इतने फेल हो गए, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। बोला जाएगा टोटल अमाउंट निकालिए कि पूरी क्या नाम है सारे स्कूल में कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए, उनका रेशियो क्या है, उनका प्रोपोर्शन क्या है। आपको ये सारे क्वेश्चन डाटा एनालिसिस पे दिए जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए डाटा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में कौन सी आएंगी? अगर आप रोज़ न्यूज़ देखते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं,
तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आएगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है हमारे, फिर आपके पूछ लिया जाएगा सिक्योरिटी, आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, जो कि अजीत डोभाल हैं। तो ऐसी चीज़ें पूछ ली जाएंगी, हमारे प्रेसिडेंट कौन है, हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट कौन थे, फिफ्थ प्रेसिडेंट कौन थे। फिर जोग्राफी में हमसे पूछ लिया जाएगा कैपिटल और इस लोकेशन में कैसा टेम्परेचर रहता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। हिस्ट्री में भी नॉर्मल चीज़ें पूछ ली जाएंगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाएंगी कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है और चाइना का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, और ऐसी टाइप की क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। पर ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो इंडिया से रिलेटेड होती हैं, आउट ऑफ इंडिया की नहीं होती हैं। जैसे व्हेन आई वाज गिविंग एग्जाम तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मोस कौन सी कंट्री की मिसाइल है और किसके साथ इंडिया ने डील करके इसको बनाया है, ऐसा करके सारी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये एग्ज़ाम बहुत ईजी होने वाला है। अगर आपका रिव्यू अच्छा रहा इस वीडियो पे तो, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा और आपके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।